हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड आई होप आप सारे लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और जो चैप्टर हम लोग का चल रहा था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ऑलरेडी एक लेक्चर हम लोगों ने लगा लिया है। जो आज करेंगे वो हम लोग को पॉलिनेशन के आगे का पार्ट देखना है और सारा कुछ हम लोग आज इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। सारी चीजें जो थी, मेल गैमेटोफाइट क्या था, फीमेल गैमेटोफाइट क्या था, किस तरीके से आपका 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल कंडीशन बोला जाता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी एक लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। बाकी आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिनेशन से स्टार्ट करेंगे। पूरा चैप्टर हम लोग इस सिंगल वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। टोटल 2 लेक्चर्स होंगे, एक ऑलरेडी हो चुका है, एक आज होने वाला है। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर वहां पे ज्वाइन करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके भी अपना डाउट मुझे बता सकते हो, बट याद रखिएगा कि आपका जो भी डाउट हो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए। करेक्ट? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही रीड करेंगे, उसकी हर एक लाइन का मीनिंग समझते हुए चलेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई भी चैप्टर पढ़िए, आपको स्टार्टिंग में क्या लगेगा कि अरे एनसीईआरटी है, बहुत टफ है। जब भी हम लोग किसी भी टीचर का लेक्चर लगाते हैं ना, तो वहां पे चीजें हमें बहुत आसान लगती है। क्यों? क्योंकि टीचर, कोई भी टीचर होगा, वो आपको समझाने के लिए इजी टर्म्स यूज किया करता है, इजी लैंग्वेज होती है, तो आपको समझ में अच्छे तरीके से आता है, आपको नोट्स में अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाता है। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। जब तक कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तब तक बात नहीं बनने वाली है। क्योंकि मान लो ऑटोगैमी में आपका टीचर ने जो भी लिखवाया हुआ है वो पॉइंट्स में लिखाया हुआ कि हाँ ठीक है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। बट ऑटोगैमी में अगर नीट में क्वेश्चन आएगा तो यहां से स्टेटमेंट उठाएगा और एज इट इज जाकर के रख दिया जाएगा। वो ना मेरा लैंग्वेज होगा, ना ही किसी और एजुकेटर का लैंग्वेज होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की लैंग्वेज होनी चाहिए। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना 100% एफर्ट कहीं पे दे रहे हो तो सही डायरेक्शन में दो। मैं ये नहीं कह रही कि आप लेक्चर मत लगाओ, आप नोट्स मत बनाओ, आप सिर्फ एनसीईआरटी करो, ऐसा नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी करोगे तो भी समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को मेन लेकर के चलना है कि कहीं से भी घूमो वापस एंड आपका एनसीईआरटी पे ही होना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी को जरूर समझते हुए चलिए। बाकी अगर इस चैप्टर के खत्म होने के बाद भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है कि मैम मुझे ये चीजें नहीं समझ में आई हैं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के वो चीज मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलो पॉलिनेशन से स्टार्ट करना है। पॉलिनेशन। In the preceding section, you have learned that the male and female gamete in flowering plant are produced in the pollen grain and embryo sac respectively। देखो, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि चाहे आपका मेल हो, ठीक है, मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, कहाँ कहाँ बन रहा है, एम्ब्रियो सैक और पॉलन ग्रेन के अंदर बन रहा है। एक बात याद रखिएगा कि बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि पॉलन ग्रेन को वो मेल गैमेट कंसीडर कर देते हैं बेटा, बट ये गलत है। जो आपका पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन आपका मेल गैमेटोफाइट होता है। मेल गैमेटोफाइट होता है। मेल गैमेटोफाइट का क्या मतलब है? जहां पे आपके मेल गैमेट्स होंगे। अब अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि जब 60% एंजियोस्पर्म था, जो पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन आपका 2 सेल्ड कंडीशन होती है, एक वेजिटेटिव सेल होगी, एक जनरेटिव सेल होगी। यही जो जनरेटिव सेल होगी आगे चल करके डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाती है, 2 मेल गैमेट बनाती है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि जो आपका पॉलन ग्रेन है या फिर एम्ब्रियो सैक है, ये आपका मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, याद रखिएगा कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट है ये आपका। तो क्या लिखा है कि इन द प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पॉलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक रिस्पेक्टिवली। मेल गैमेट कहां बन रहा है? पॉलन ग्रेन में। फीमेल गैमेट कहां बन रहा है? आपका एम्ब्रियो सैक में आपका बन रहा है। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट आर नॉन मोटाइल, दोनों ही टाइप के जो गैमेट्स हैं वो कैसे हैं? आपके नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल होते हैं मतलब मूवमेंट नहीं होगी उनमें। दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब अगर नॉन मोटाइल है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो फर्टिलाइजेशन कराना पड़ता है, उन्हें पास लाना पड़ता है। अब कैसे लाना पड़ेगा वो हम लोग आगे समझने वाले हैं। पॉलिनेशन is the mechanism to achieve this objective। पॉलिनेशन वो प्रक्रिया होती है जिससे ये चीज कंप्लीट हो पाती है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल। हम लोगों ने क्या देखा था? ठीक है, पिस्टिल का डायग्राम कुछ इस तरीके से था। ठीक है, ये था आपका स्टिग्मा, ये था आपका स्टाइल, जो नीचे का पार्ट था वो था आपका ओवरी, और ओवरी में आपका ओव्यूल था। अब इस स्टिग्मा में ही आपके पॉलन ग्रेन्स आएंगे। ठीक है, इस स्टिग्मा पे ही आपका पॉलन ग्रेन शेड होता है। स्टिग्मा आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन्स के लिए। मान लो ये आपका स्टिग्मा है, तो यहीं पे तो पॉलन ग्रेन्स आकर के गिरेंगे।
उसके बाद आगे आपका पॉलन ट्यूब बनेगा, फिर सारी चीजें फर्टिलाइजेशन होगा, वो सारी चीजें बात की बातें हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन पूछे तो पॉलिनेशन क्या होता है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर मतलब एंथर से शेड होना, एंथर से गिर जाना, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना स्टिग्मा पर, पिस्टल के स्टिग्मा पर, इसी को पॉलिनेशन कहा जाता है। फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ एडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। बहुत ज्यादा टाइप का पॉलिनेशन फ्लावरिंग प्लांट में आपको देखने का मिलेगा। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। एक्सटर्नल एजेंट्स का यूज किया जाता है पॉलिनेशन कराने के लिए। अभी आप आगे देखोगे कि विंड पॉलिनेशन होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है, कुछ और एनिमल्स होते हैं जो कि आपको पॉलिनेशन कराएंगे, बर्ड्स होंगे, बीज होंगी, कुछ रेप्टाइल्स होंगे जो पॉलिनेशन कराएंगे। ये सारी चीजें आप आगे देखने वाले हो। तो बेसिकली क्या लिखा गया है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर का यूज करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट का यूज करेंगे जिससे कि पॉलिनेशन हो सके। अब कितने टाइप का पॉलिनेशन आएगा? पॉलिनेशन हम लोग 3 टाइप का पढ़ेंगे। फर्स्ट आएगा ऑटोगैमी, देन है आपका जिटानोगैमी, फिर है आपका जीनोगैमी। टोटल 3 टाइप का पॉलिनेशन। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो ऑटोगैमी मतलब क्या है कि कोई प्लांट है सेम फ्लावर में हो रहा है। ऑटोगैमी मतलब सेम फ्लावर। जिटानोगैमी मतलब एक प्लांट बट अलग अलग फ्लावर। एंड जीनोगैमी मतलब कंप्लीटली डिफरेंट प्लांट ही अलग अलग है। ऑटोगैमी में एक ही फूल है। जिटानोगैमी में एक ही प्लांट का 2 अलग अलग फ्लावर है, बट जो जीनोगैमी है उसमें प्लांट ही अलग अलग कर दिया गया। ये मोटी मोटी सी बात अपने दिमाग में सेट करो। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखो, काइंड ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन। पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलन के सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि पॉलिनेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट इज आपका ऑटोगैमी। पहला क्या है आपका? पहला है आपका ऑटोगैमी। अब देखो ऑटोगैमी में क्या होता है बेटा, ऑटोगैमी में इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में होगा। जब भी आपको सेम फ्लावर में देखने को मिले, सेम फ्लावर में आपका ऑटोगैमी होगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब जो एंथर है, एंथर का ट्रांसफर। देखो ये आपका कोई प्लांट है, मान लो इसमें एक ये कोई फ्लावर है, ठीक है। अब इसी फ्लावर में आपका मेल भी है, इसी फ्लावर में आपका फीमेल भी है। तो जो आपका मेल है यहीं से आपका पॉलन ग्रेन निकलेगा, ठीक है। पॉलन ग्रेन कहाँ पे शेड हो जाएगा? इसी के फीमेल, सेम फ्लावर पे तो फीमेल भी है ना, सेम फ्लावर पे तो फीमेल, बाइसेक्सुअल इसको आप कंसीडर कर सकते हो। सेम फ्लावर पे ही तो आपका फीमेल है, तो यहीं पे इसके स्टिग्मा पे आपको शेड हो जाता है। यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पर एक ही फ्लावर पर। मैंने क्या बोला था? 3 हम लोग देखेंगे। एक होगा आपका ऑटोगैमी, ठीक है, एक होगा जिटानोगैमी, एक होगा जीनोगैमी। ऑटोगैमी में सेम फ्लावर है, जिटानोगैमी में सेम फ्लावर है, ठीक है, सॉरी डिफरेंट फ्लावर है बट सेम प्लांट है। मतलब जीन अभी भी सेम है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट सेम है, बट जीनोगैमी देखोगे, जीनोगैमी में प्लांट ही अलग अलग है। तो ऑटोगैमी में क्या हो रहा है बेटा? ऑटोगैमी में क्या हो रहा है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा पर एक ही फ्लावर पे। सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? इसके बाद लिखा गया कि इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर एंड द स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर। अब यहाँ पे ये क्या बोल दिया गया कि ऑटोगैमी रेयर क्यों हो रही है? अगर सेम फ्लावर में पॉलन ग्रेन भी है, सेम फ्लावर में आपको स्टिग्मा भी प्रेजेंट है, क्यों रेयर हो जा रहा है? क्योंकि एक बात बताओ, कोई भी फ्लावर है जो कि ओपन है, खुला हुआ है, अगर वहां पे आपको स्टिग्मा है तो जरूरी थोड़े ना कि वो सिर्फ अपना ही पॉलन लेगा। अगर फ्लावर ओपन है तो कहीं से भी कोई भी पॉलन आकर के शेड हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो अगर आपका फ्लावर ओपन है, कहाँ गया, हाँ, इन नॉर्मल फ्लावर्स में जो कि ओपन होते हैं और एक्सपोजेस होते हैं, ठीक है, उनके एंथर स्टिग्मा एक्सपोजेस होते हैं, यहाँ पे कंप्लीट ऑटोगैमी रेयर हो जाती है। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोनीन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ऑटोगैमी कराने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि पॉलन ग्रेन का रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी दोनों ही एक साथ हो। मतलब जो स्टिग्मा है वो इनफ मैच्योर हो जाए कि अब वो पॉलन ग्रेन को ले सकती है और पॉलन ग्रेन का भी रिलीज भी उसी मोमेंट पे हो। जब दोनों चीजें एक साथ होगी ना, तो ही आपका ऑटोगैमी पॉसिबल है। यही चीज अदरवाइज ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर आपके फ्लावर्स ओपन है तो, ठीक है। द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार देख लो। देखो इन्होंने क्या बोला बेटा कि जैसे मान लो ऑटोगैमी है, ठीक है, ऑटोगैमी में क्या होता है देखो, जैसे हम लोगों ने देखा कि ऑटोगैमी है। ऑटोगैमी में क्या देख रहे हैं? ऑटोगैमी में हम लोगों ने क्या देखा कि सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर में आपका मेल भी प्रेजेंट होगा, सेम फ्लावर में आपका फीमेल भी प्रेजेंट है।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो क्या होता है जब आपका मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ओपन होगा तो चांसेस क्या होंगे कि कोई और पॉलन ग्रेन आकर के इस स्टिग्मा पे शेड हो सा जाएगा। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन था, जो इस मेल को इस फीमेल के साथ पॉलिनेट करना था, ये थोड़ा रेयर हो जाता है। अगर हम ये चाहते हैं कि उसी फ्लावर का मेल उसी फ्लावर के फीमेल के साथ अपना पॉलिनेशन करे, तो उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक ये जो मेल है, ठीक है, जो आपका मेल है, जो आपका पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन और जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी और पॉलन ग्रेन का शेड होना दोनों एक साथ होनी चाहिए। ठीक है, एक तो पहली कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन ये है कि ये दोनों एक पास पास हो, लाई ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के पास पास हो। तो दो कंडीशन होती है, तभी आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा, तभी आपकी ऑटोगैमी पॉसिबल हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यही लाइन यहाँ पे लिखा गया है, कहाँ गया, ऑटोगैमी सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी। ऑटोगैमी ऐसे फ्लावर्स में, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहली कंडीशन क्या है कि पॉलन का रिलीज होना और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी दोनों एक साथ होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये है कि जो है जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, वो दोनों एक पास पास होने चाहिए। पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा दोनों पास पास होने चाहिए, एंथर एंड स्टिग्मा आपके पास पास होने चाहिए। अब नेक्स्ट इन्होंने ये लिखा है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल वियोला, कॉमन पैंसी, ऑक्सैलिस एंड कमेलिना, ये दो टाइप के आपके फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। पहला है चैस्मोगैमस फ्लावर और दूसरा होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। चैस्मोगैमस फ्लावर कैसे होते हैं, ये ओपन होंगे। लिखा गया है कि फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ द अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। आपको ये प्लांट दिख रहा है, ठीक है, ये देखो चैस्मोगैमस फ्लावर। चैस्मोगैमस फ्लावर मतलब क्या है, आपको दिख रहा होगा कि ये ओपन है। बट यहीं पे अगर आप क्लिस्टोगैमस फ्लावर की बात करो तो देखो आपको अगर दिख रहा हो ये प्रॉपर तरीके से पैक्ड है। तो अगर पैक्ड है तो यहाँ पे कंप्लीट ऑटोगैमी होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही होगा। क्यों, पैक है तो बाहर से किसी भी और तरीके के पॉलन ग्रेन के आने के चांसेस एकदम खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा ही होगा, फिक्स होता है। बट जो चैस्मोगैमस फ्लावर है इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो चैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं इनके एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा होते हैं, बट जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं उनमें आप देख लो, इन फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, खुले हुए नहीं होते हैं, इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर, एंथर एंड स्टिग्मा पास पास में होते हैं। जब एंथर डिहाइसेंस होता है, पॉलन ग्रेन कांटेक्ट में आता है स्टिग्मा के और उसके बाद पॉलिनेशन करा देता है। इसलिए कहा जाता है कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो कंप्लीटली ऑटोगैमस होते हैं और वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस ही नहीं होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन होता ही नहीं है। प्लस क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे, सीड सेट आना फिक्स है। क्यों, क्योंकि पॉलिनेशन हो ही रहा है तो सीड सेट आना फिक्स होता है, चाहे आपके पॉलिनेटर्स हो चाहे आपके पॉलिनेटर्स ना हो, फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें तो पॉलिनेटर्स की जरूरत ही नहीं है ना। सेम फ्लावर और सेम फ्लावर पैक है, अंदर ही पॉलन ग्रेन, अंदर ही स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन सेट होगा, स्टिग्मा पे आएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, तो कंफर्म है। तो ऑटोगैमी में हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लो। ऑटोगैमी कहां होता है, ऑटोगैमी सेम फ्लावर में होगा, ठीक है, सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन शेड होता है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे। बट ऑटोगैमी होना रेयर हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है पॉलन ग्रेन का रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी एक साथ नहीं होती। अगर हम चाहते हैं कि ऑटोगैमी हो तो दो कंडीशन होनी चाहिए कि पॉलन ग्रेन का रिलीज होना, पॉलन ग्रेन का एंथर से शेड होना, प्लस जो आपकी स्टिग्मा है उसकी रिसेप्टिविटी साथ साथ होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि एंथर और स्टिग्मा आपके पास पास होने चाहिए। इसके बाद इन्होंने दो तरीके के फ्लावर्स की बात की, जैसे कि आपका वियोला हो गया, ऑक्सैलिस हो गया, कैमेलिना में दो तरीके का फ्लावर आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो चैस्मोगैमस होगा या फिर क्लिस्टोगैमस फ्लावर होगा। चैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं जो कि ओपन होते हैं, जिनके एंथर स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं। बट जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है बेटा, इसमें क्या होता है, फ्लावर आपका पैक होता है, क्लोज आपके फ्लावर्स होते हैं। और अगर क्लोज है तो मतलब अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होने की कोई चांसेस नहीं है और इसमें पॉलिनेटर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है और गारंटी है कि हमें सीड सेट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी में मैंने आपको क्या बोला था, ऑटोगैमी सेम फ्लावर, जिटेनोगैमी सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। Transfer of pollen grain from the anther to the stigma of another flower of the same plant। एक ही प्लांट है, एक प्लांट के दो फ्लावर, ठीक है, यहाँ पे एक में एंथर एक में स्टिग्मा, यहां से आ जाए पॉलन यहाँ पे, मतलब एक फ्लावर का स्टिग्मा, ठीक है, एक फ्लावर में स्टिग्मा है, एक फ्लावर में आपका पॉलन है, एंथर है, तो उसी प्लांट के दोनों अलग अलग फ्लावर में से जो जिसके पास एंथर है, जिसके पास पॉलन है, वो पॉलन शेड हो जाए उसी प्लांट के अलग फ्लावर पे। यही लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। यहाँ पे भी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पर, बट याद रखिएगा एक ही प्लांट के अलग फ्लावर पे।
करेक्ट, सेम फ्लावर नहीं होगा। ऑल्दो जिटानोगैमी इज ए फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन है ये, क्योंकि ये फ्लावर अलग अलग है, इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी। क्यों? क्योंकि सेम प्लांट है, जीन तो सेम ही होगा, प्लांट सेम है, सिंस द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। अगर ये पूछा जाए कि ऑटोगैमी में क्रॉस पॉलिनेशन होता है सेल्फ, देन आंसर इज सेल्फ। क्लिस्टोगैमी फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती, बट जो जिटानोगैमी होता है इसमें पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर जेनेटिकली बात किया जाए तो जेनेटिकली सेम होता है, जेनेटिकली सेम होगा, बट ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट आता है आपका जीनोगैमी। लास्ट क्या है आपका? जीनोगैमी। ऑटोगैमी, जिटानोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी, जिटानोगैमी एंड जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। अब इन्होंने एक अलग प्लांट है, एक अलग प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट का से पॉलन शेड हुआ दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे। ठीक है, समझ में आ गया? दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। अब प्लांट अलग अलग हो गया, जीन्स अलग अलग हो गए, तो इसमें क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन आएगा वो जेनेटिकली डिफरेंट होगा। समझ में आ गया? तीन देखा, ऑटोगैमी, जिटानोगैमी, जीनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या था? एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में दोनों चीजें चल रही है, पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा। जिटानोगैमी में क्या था? एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स की बात की गई, बट जो जीनोगैमी था उसमें क्या था कि प्लांट ही अलग अलग हैं, तो यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स होंगे। ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स आपके स्टिग्मा पे जा रहे हैं। इतना समझ में आ गया? इसके बाद अब बात की जा रही है कि पॉलिनेशन के कौन कौन से एजेंट हैं। ठीक है, देखो, plant uses two abiotic प्लांट यूज टू एबायोटिक एंड वन बायोटिक। अब अगर बायोटिक एबायोटिक की बात किया जाए तो बायोटिक मतलब क्या हो रहा है, एक मिनट रुकना। बायोटिक मतलब विंड है एंड वाटर है, एंड एबायोटिक मतलब विंड है एंड वाटर है। एबायोटिक मतलब विंड है एंड वाटर है, एंड बायोटिक मतलब एनिमल्स है। एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन, पॉलिनेशन करने के लिए कई बार क्या होता है, पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ती है। पॉलिनेटर आपका विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, या फिर आपके एनिमल्स हो सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट, जो ज्यादातर प्लांट्स होते हैं वो बायोटिक एजेंट को यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। बायोटिक मतलब एनिमल्स का। ओनली स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ प्लांट यूजेस एबायोटिक एजेंट, मतलब जो विंड एंड वाटर से पॉलिनेशन होता है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स का यूज करते हैं अपना पॉलिनेशन के लिए। पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा इज ए चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे ही, ये चांस फैक्टर होता है, चाहे आपका विंड पॉलिनेशन हो या आपका वाटर पॉलिनेशन हो। टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएट लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन, द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। देखो सिंपल सी चीज है, कोई भी नई चीज है, अगर हमारे पास मान लो पॉलन ग्रेन कम होगा, पॉलन ग्रेन कम होगा और विंड एंड वाटर है, तो चांस ही पॉलिनेशन का कम हो जाएगा ना। अगर कम पॉलन ग्रेन जा रहा है स्टिग्मा के पास, पता नहीं ओव्यूल के पास पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, कहीं रास्ते में उड़ गया तो विंड से के थ्रू आ रहा है, वाटर के थ्रू आ रहा है, तो चांसेस कहां पे हैं। इसलिए क्या होता है कि जो भी विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उसमें क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो बहुत ज्यादा नंबर्स में रिलीज होते हैं, जिससे कि उनके लॉस को कंपनसेट किया जा सके। ऐसा ना हो कि हाँ हमारे पास पॉलन ग्रेन्स ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन कहां से कराएंगे, तो इसलिए पॉलन ग्रेन्स का जो रिलीज होता है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर में होता है। इसके बाद ये बोला गया कि जो पॉलन है, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन होता है एमंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। जो विंड वाटर से पॉलिनेशन बहुत कम होगा, विंड से थोड़ा सा ज्यादा होता है। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। अगर पॉलन ग्रेन भारी हो गया तो वो हवा में उड़ेगा कैसे बेटा, तो इसलिए जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जो विंड पॉलिनेशन के थ्रू जाएंगे अपने जो भी उनका पार्टनर होगा उसके पास, तो उसके लिए विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स पॉलन ग्रेन्स लाइट वेट के होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, लाइट वेट के होने चाहिए एंड नॉन स्टिकी होने चाहिए, दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट, जिससे कि वो विंड करंट में इजीली फ्लो कर सकें। दे ऑफन पॉजेसेस वेल एक्सपोज्ड स्टामेन, उनके जो स्टामेन है वो वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए, बाहर के साइड ही होने चाहिए, हवा चले तो उड़ जाए, सिंपल सी चीज है। सो दैट पॉलन आर इजिली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट, जिससे कि वो इजिली हवा में उड़ सके। एंड ए लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा, जो पॉलन है
वो तो लाइट वेट होना ही चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, चिपकने वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहीं से भी जाके चिपक जाएगा। ये बात थी पॉलन ग्रेन की, जो कि विंड पॉलिनेशन में आएगा। बट जो स्टिग्मा है वो कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, फिदरी स्टिग्मा होना चाहिए। ये फिदरी स्टिग्मा दिख रहा है ना, ये फिदरी स्टिग्मा दिख रहा है ना, ताकि इसी में पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर सके, इसी में पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर सके, टू इजिली ट्रैप एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन। समझ में आया कि क्यों ऐसा होता है। कॉर्न कैब आपने देखा होगा, कॉर्न कैब मतलब मक्का देखा होगा ना, उसमें कई सारे आपको कुछ येलो कलर के, ये आपका कॉर्न है, ठीक है, कॉर्न कॉब है, तो उसके किनारे कई सारे रेसे जैसे दिखते हैं, करेक्ट। वही वही बात किया जा रहा है कि लार्ज एंड ऑफन फिदरी स्टिग्मा होता है टू इजिली ट्रैप एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल। जो भी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको याद रखना कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, उसमें सिंगल ओव्यूल्स होता है, ठीक है, हर एक ओवरी में सिंगल ओव्यूल होगा एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, याद रखिएगा कि सिंगल ओव्यूल होता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि ए फैमिलियर एग्जांपल इज द कॉर्न कॉब, द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल। स्टिग्मा एंड स्टाइल को आपस में मिलाकर के टेसल बोला जा रहा है, विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन। वो हवा में इस तरीके से होते रहते हैं जिससे कि पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर सके, करेक्ट। अभी तक हम लोगों ने क्या बोला, विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अगर विंड पॉलिनेशन की बात करोगे, ठीक है, अगर विंड पॉलिनेशन की बात करोगे तो देखो जो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा था, एबायोटिक में दो देखे थे, एबायोटिक में वाटर देखा था और विंड देखा था। अब इसमें से भी जो विंड होता है ये ज्यादा कॉमन है, वाटर से बहुत कम होता है, करेक्ट। अब जो विंड से पॉलिनेशन हो रहा है उसके लिए जो पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, आपका नॉन स्टिकी होने चाहिए, ठीक है, नॉन स्टिकी होने चाहिए और लाइट वेट के होने चाहिए, करेक्ट। अब जो इसके बाद जो इनका स्टिग्मा होना चाहिए, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, वो आपके लार्ज और फीदरी होने चाहिए, लार्ज और फीदरी होने चाहिए, जिससे कि ये स्टिग्मा इजीली इस पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर सके। एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल है कॉर्न कैप। यहाँ पे इन्होंने एक बात बोली हुई है, टेसल नाम का यूज किया गया है। टेसल्स क्या होते हैं, आपका टेसल कुछ नहीं है, स्टिग्मा एंड स्टाइल को आपस में मिलाकर के टेसल बोला जा रहा है, विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन। इस तरीके से हवा में उड़ते रहते हैं जिससे कि पॉलन ग्रेन को इजीली ट्रैप कर सके। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। विंड पॉलिनेशन जो होता है वो ग्रासेस में कॉमन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि पॉलिनेशन बाय वाटर, विंड से हो गया, अब वाटर की बात की जा रही है, ठीक है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। जो पॉलिनेशन होता है वाटर से वो बहुत कम होता है इन फ्लावरिंग प्लांट में एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जनरा, मोस्टली मोनोकॉटिलिडनस, ज्यादातर मोनोकॉटिलिडनस में 30 जनरा में ही आपके होगा। एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज ए रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडा। जब हम लोगों ने पढ़ा था ब्रायो एल्गी ब्रायोफाइटा, एल्गी ब्रायो एंड टेरिडोफाइटा पढ़ा था, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि मेल गैमेट वाटर के थ्रू ट्रांसफर हो रहा था। It is believed for the some bryophyte and pteridophyte that their distribution is limited because of the need of water for the transport of male gamete and fertilization। यहाँ पे हम लोग ये बताया जा रहा है कि आपको क्या लगता है जो ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है, क्योंकि उनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए ही चाहिए, इसलिए उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है। सम एग्जांपल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, अब कुछ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के बारे में बताया गया है। एग्जांपल है वेलिसनेरिया एंड हाइड्रेला, वेलिसनेरिया हाइड्रेला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, जो कि फ्रेश वाटर में ग्रो करेंगे, एंड सेवरल मरीन सी ग्रासेस सच एज जूस्टेरा, ठीक है। अब इन्होंने इसके बारे में बताया है। एक बात याद रखिएगा, अगर कोई प्लांट है जो कि वाटर में है, इसका ये फिक्स नहीं है कि वो वाटर के थ्रू ही पॉलिनेटेड होगा। अगर कोई प्लांट वाटर में रह रहा है डजंट मीन कि जो है उसका पॉलिनेशन वाटर के थ्रू ही होगा। अभी ये बात आगे बताई जाएगी कि जो भी वाटर वाले प्लांट्स हैं जरूरी नहीं है उनका पॉलिनेशन वाटर ही करा रहा है। Not all aquatic plant uses water for pollination. आगे लाइन, in majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flower emerge above the level of water and are pollinated by insect or wind as in most of the land plant। देखो जो इन्होंने दो प्लांट के बारे में बात किया वो कौन कौन से, वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली। फॉर एग्जाम्पल ये आपका वाटर है तो इसमें क्या होगा, जो प्लांट है वो आपका निकल के बाहर आ जाता है, यहाँ पे इसके फ्लावर्स आ जाते हैं। तो जैसे विंड पॉलिनेशन होता है उसी तरीके से विंड के थ्रू या फिर इंसेक्ट के थ्रू आपका पॉलिनेशन होगा। वाटर लिली एंड वाटर हाइसेंथ आपका कैसा फ्लावर है, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट है। बट अगर ये बात की जाए कि ऐसा नहीं है कि अगर ये एक्वाटिक प्लांट है तो वाटर के थ्रू इसमें पॉलिनेशन होगा। इसमें क्या होता है, प्लांट क्या होगा, वो सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें जो पॉलिनेशन होगा वो इंसेक्ट या विंड के थ्रू होता है, ये बात याद रखिएगा। इन वेलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टैक एंड द मेल फ्लावर ऑफ पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन
टू द सर्फेस ऑफ वाटर दे आर कैरी पैसिवली बाय वाटर करंट। अब वेलिस्नेरिया की अगर बात की जाए, वेलिस्नेरिया, तो इसमें देखो इसमें वाटर के थ्रू हो रहा है, सरफेस पे आपका फीमेल आ जाता है और सरफेस पे ही पॉलन रिलीज हो जाता है, वहां से के थ्रू आ जाता है। इसके बाद बोला जा रहा है सम ऑफ देम इवेंचुअली रीचेस द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा इन द अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट सच एज सी ग्रासेस। अब ये सी ग्रासेस की बात की जा रही है, सी ग्रासेस जूस्टेरा की बात हो रही है। जूस्टेरा में क्या होता है, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड। देखो वेलिस्नेरिया सरफेस पे था, जो जूस्टेरा है वो पानी में डूबा हुआ होता है इन वाटर, एंड द पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। पॉलन ग्रेन वाटर के अंदर रिलीज होता है। पॉलन ग्रेन इन मेनी सच स्पीशीज आर लॉन्ग रिबन लाइक सो दैट दे आर कैरीड पैसिवली इनसाइड द वाटर। जो इस, अब ये बात याद रखिएगा कि जो सी ग्रासेस होते हैं, जो ऐसे प्लांट्स होंगे जो कि पानी के अंदर डूबे हुए हैं, उनमें जो पॉलन ग्रेन होगा वो कैसा चाहिए होगा, पॉलन ग्रेन कैसा है, लॉन्ग चाहिए होगा, रिबन लाइक चाहिए होगा, जिससे कि वो वाटर में पैसिवली मूव कर सके इजिली। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा टू अचीव पॉलिनेशन। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय द म्यूसिलेजिनस कवरिंग। पॉलन ग्रेन वेट ना हो जाए पानी की वजह से, इसलिए इसके बाहर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। अब अगर इस चीज को समराइज किया जाए तो एक बात मेरी याद रखना, इन्होंने जो भी बात बताई है किसके बारे में, वाटर पॉलिनेटेड के बारे में, देखो इन्होंने बात की वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली। ये दो प्लांट ऐसे हैं, कैसे हैं, एक्वाटिक हैं। क्या इसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इनमें विंड एंड इंसेक्ट के थ्रू ही पॉलिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट इन्होंने बात किया है वेलिस्नेरिया के बारे में। वेलिस्नेरिया में क्या होता है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, बट इसमें जो वेलिस्नेरिया का जो फ्लावर होता है ये सरफेस पे आ जाता है। इसके बाद इन्होंने बोला सी ग्रासेस जूस्टेरा के बारे में बात किया है। जूस्टेरा में क्या होगा, जो आपका फीमेल फ्लावर है वो सबमर्ज्ड, पानी के अंदर डूबा हुआ है, और ऐसे प्लांट जिनके फ्लावर्स पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, वहां पे जो पॉलन ग्रेन्स है वो कैसे चाहिए होंगे, लॉन्ग चाहिए होते हैं, रिबन लाइक चाहिए होते हैं, जिससे कि इजिली पैसिवली वाटर के अंदर वो पॉलिनेशन करा सके। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये था आपका वाटर पॉलिनेशन। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। लेन देन जैसा कुछ है ही नहीं, विंड हो या वाटर हो। अब विंड और वाटर अगर वो पॉलिनेशन करा भी रहा, हवा पॉलिनेशन करा भी रही है, तो उसे रिवॉर्ड में क्या चाहिए होगा, आप ये बताओ। कुछ नहीं चाहिए होगा। वो एनिमल तो है नहीं कि वो लालची हो जाएगी तो उसे कुछ नहीं चाहिए। पानी अगर पॉलिनेशन करा रहा है तो फॉर एग्जाम्पल हमें पानी चाहिए, हम पानी को क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। हम किसी के घर में रहने जा रहे हैं, करेक्ट, हमें रेंट देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एनिमल्स के यहाँ हम लोग रहने जा रहे हैं। तो यही होता है। विंड है, हम लोग को हवा आती है, हवा लग रही है, हवा चल रही है, तो क्या हम लोग हवा को कुछ दे रहे हैं, विंड को कुछ कोई चीज रिवॉर्ड में दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। हम लोग पानी पीते हैं, रिवॉर्ड में कुछ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। इतनी ज्यादा रिवॉर्ड्स हैं, हम लोग कुछ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अलग से गंदगी अलग से फैला डाल रहे हैं। तो सिंपल सी चीज है। उसी तरीके से विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो कलरफुल नहीं होंगे और कोई किसी भी तरीके का नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जो भी एनिमल से पॉलिनेशन करेंगे। ठीक है, रुक जाइएगा जरा। थोड़ा सा कुछ तो प्रॉब्लम आ जा रहा है कि बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझे बताते रहिएगा कमेंट सेक्शन में। जब तक कि पेज क्लियर होता है तब तक अगर हम लोग चाहें तो हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। पॉलिनेशन 3 टाइप का मैंने आपको बोला था, ऑटोगैमी, जिटानोगैमी, जीनोगैमी। ऑटोगैमी सेम फ्लावर में होगा, जिटानोगैमी सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर में होगा, और प्लस जो आपका आएगा जीनोगैमी, जीनोगैमी में आपका प्लांट ही अलग अलग हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आता है मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट यूजेज ए रेंज ऑफ एनिमल एज पॉलिनेटिंग एजेंट। अब इन्होंने ये बोला कि जो काफी ज्यादा जो नंबर में फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो एनिमल्स का यूज करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट के फॉर्म में, लाइक बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बिटल, वैस्प, आंट्स, मॉथ्स, बर्ड्स, सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स एंड बैट्स एंड आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। डोंट वरी, इसका नाम नहीं लिखने को आने वाला है, बट एक बार फिर भी अब ऐसा मत सोच लीजिएगा कि अच्छा लॉयन है, एनिमल है, पॉलिनेशन करा रहा होगा, ऐसा भी मत करिएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि दिमाग में रहे। इसके बाद आता है एमंग द एनिमल इंसेक्ट। अब इन्होंने बोला कि इतने सारे एनिमल तो करा रहे हैं पॉलिनेशन, लेकिन जो इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। इंसेक्ट, उसमें से भी कौन सा इंसेक्ट, जो बीज होता है वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट होता है। सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन कराता है बेटा वो आपको इंसेक्ट कराता है। Even large animals such as some primates, lemurs,
arboreal, tree traveling rodent or even reptiles, gecko, lizard and garden lizard have also been reported as pollinators in some species. अब जाइएगा अपने खेत में, वहां पे जरा टाइम बिताइएगा और देखिएगा पॉलिनेशन कौन कौन से एनिमल्स करा रहे हैं, तब आपको पता चलेगा. ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेशली अडॉप्टेड फॉर ए पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ द एनिमल. ठीक है, जो भी हम लोग पॉलिनेटेड प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें वो अडॉप्टेड होते हैं कि उनमें वही वाला एनिमल ही पॉलिनेशन कराएगा. मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज. हम लोग जितने भी ज्यादा देखते हैं फ्लावर्स को, किस तरीके का फ्लावर देखते हैं, जो कि लार्ज है, कलरफुल है, प्रेग्नेंट है, नेक्टर में रिच है. ठीक है, when the flowers are small, जब फ्लावर्स छोटे होते हैं, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous, ताकि वो क्लियर दिखाई दे सके. Animals are attracted to flowers by color and or fragrance. जो एनिमल्स होंगे वो अट्रैक्ट किसकी वजह से होते हैं, उनके कलर्स और फ्रेग्रेंस की वजह से. The flowers pollinated by flies and beetles secrete foul odor to attract them. जो फ्लावर्स होंगे उन्हें अपने से कुछ तो रिलीज करना होगा ना, जिससे कि एनिमल अट्रैक्ट हो सके. हम लोग परफ्यूम लगाते हैं ताकि किसी को हमारी गंध ना पता चले. उसी तरीके से जो फ्लावर्स होते हैं वो लोग भी कुछ फ्रेग्रेंस रिलीज करेंगे या फिर कुछ उनका ऐसा कलर होगा जिससे कि फ्लाइज एंड बिटल्स अट्रैक्ट हो सके. टू सस्टेन एनिमल्स विजिट द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड. अब देखो, आप किसी के यहाँ जा रहे हो बार बार, वो आपको चाय नमकीन नाश्ता नहीं पूछ रहा है, आप बार बार जाओगे नहीं जाओगे. इसलिए जब भी वो फ्लावर क्या करता है कि एनिमल रेगुलर लूप पे उसके पास विजिट कर सके, उसका पॉलिनेशन करा सके, तो बदले में फ्लावर को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. लेन देन की प्रक्रिया होती है यहाँ पे, सिंपल सी चीज है. तो इन्होंने क्या बोला, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड. एक दूसरे को नेक्टर देगा, मतलब खाने पीने की कोई चीज देगा, दूसरा उसको पॉलन ग्रेन देगा. फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स फ्रॉम द फ्लावर, द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा. उसको एंथर एंड स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा. द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट ए कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन. जो एनिमल है जब वो एंथर के पास जाएगा तो उसकी बॉडी के ऊपर पॉलन ग्रेन लग जाता है, और जब वही एनिमल जिस भी प्लांट के फ्लावर के पास उसको पॉलिनेशन कराना होगा, जब वो उसके पास जाएगा तो उसका जो बॉडी है वहां से पॉलन ग्रेन छोड़ देता है, तो स्टिग्मा पे शेड हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे पॉलिनेशन हो जाता है. विच जनरली स्टिकी, जो कि स्टिकी होता है. एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर, व्हेन द एनिमल कैरिंग पॉलन ऑन इट्स बॉडी कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉलिनेशन. जो एनिमल है वो गया प्लांट के पास, ठीक है, उस फ्लावर के पास जिसके पास पॉलन ग्रेन था, वो जो पॉलन ग्रेन था वो एनिमल की बॉडी के ऊपर लग गया. उसके बाद जब वही प्लांट फ्लावर के पास गया तो जो कोटिंग हुई थी वहां पे शेड हो जाती है स्टिग्मा के ऊपर, जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो जाता है. इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग. कुछ स्पीशीज में जो फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं वो सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं एग ले के लिए. एन एग्जांपल इज दैट टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमार्पोफैलस. एमार्पोफैलस द फ्लावर इटसेल्फ, फ्लावर कितना बड़ा है, 6 फीट उसकी हाइट है, 6 फीट उसकी हाइट है. सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ए स्पीशीज ऑफ मॉथ एंड द प्लांट यक्का. इसी तरीके का रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा मॉथ और यक्का के बीच में, वेयर बोथ स्पीशीज, मॉथ हो या फिर यक्का हो, कैन नॉट, अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते. ठीक है, एक उसको क्या देगा, दोनों का बेनिफिट होता है. द मॉथ डिपॉजिट इट्स एग, जो मॉथ है वो अपना एग डिपॉजिट करता है ओव्यूल के लॉक्यूल में. ठीक है, ओवरी के लॉक्यूल में. ठीक है, ओवरी की कैविटी थी ना, ओवरियन कैविटी, उसी को तो लॉक्यूल बोला जाता है. तो जो मॉथ है वो अपना एग डिपॉजिट करता है ओवरी के अंदर और फ्लावर के अंदर, इन टर्न्स गेट पॉलिनेटेड बाय मॉथ, और उसके बदले में यक्का प्लांट को पॉलिनेटेड करता है. द लार्वा ऑफ द मॉथ कम्स आउट ऑफ द एग एज द शीड स्टार्ट डेवलपिंग. जैसे जैसे शीड डेवलप होना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे आपका जो उसका एग था, ठीक है, वहां से आपका लार्वा बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा. इसके बाद अब इन्होंने ये बोला है कि आप अपने खेत में जाएं, वहां पे देखें कि किस तरीके से कौन कौन से एनिमल्स आकर के प्लांट का पॉलिनेशन करा रहे हैं. तो अगर आपके पास टाइम मिले तो आप जरूर जाएं. नेक्स्ट, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूसेस हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल. मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूसेस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर. जो ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं. एंड पॉलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ज्यादातर पॉसिबिलिटी यही होगी. कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन. जब कंटिन्यूअसली आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी ही नहीं, सबको सेम होता जाएगा. फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा नहीं होता बेटा. रिप्रोडक्शन हो क्यों रहा है, जिससे कि थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आए, लेकिन जब कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन होता जाएगा तो जिसके बाद आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है. और इनब्रीडिंग डिप्रेशन रोकने के लिए कई सारे रास्ते अपनाए गए. और क्यों, जिससे कि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके. अब यहाँ पे इन्होंने आगे बोला है इन सम स्पीशीज पॉलन रिलीज एंड, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सबसे पहला क्या है कि जो पॉलन रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, एक साथ ना हो. सबसे पहला तो ये है
कि या तो पहले आपका आइदर द पॉलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, या तो आपके स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले ही पॉलन रिलीज हो जाए, या तो आपका जो स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन, या तो आपका स्टिग्मा बहुत पहले ही रिसेप्टिव हो जाए पॉलन रिलीज से पहले। यानी कि सिंपल सी चीज एक बात समझो कि जो स्टिग्मा है और जो पॉलन है वो दोनों एक साथ सिंक्रोनाइज्ड मैनर में एक साथ नहीं हो मैच्योर होने चाहिए। सिंपल सी चीज है, ठीक है। पॉलन का रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी एक साथ नहीं होनी चाहिए। अगर ये अलग अलग हम कर ले गए तो मतलब हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को रोक ले गए। ये पहला था। दूसरा देखो, इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन सो दैट पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये सेकंड था, उनको दूर दूर रखो। हम लोगों ने ऑटोगैमी में क्या पढ़ा था? ऑटोगैमी कराने के लिए दो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी। पहला, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एक साथ हो, सिंक्रोनाइज्ड हो। दूसरा, दोनों पास पास हो। लेकिन अगर हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकना है, अगर हमें सेल्फ पॉलिनेशन रोकना है, तो हमें सबसे पहली चीज पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी दोनों को सिंक्रोनाइज नहीं रखना है। दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो, करेक्ट। और सेकंड ये है कि अगर दोनों टाइम पे दोनों फ्लावर्स को हम लोग अलग अलग रख देंगे तो भी चांसेस बढ़ जाएंगे क्रॉस पॉलिनेशन के, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी। देखो लिख दिया, ये दोनों तरीके हैं, इन दोनों तरीके से हम लोग ऑटोगैमी को रोक सकते हैं। अब इसके बाद ये बोला जा रहा है कि जो तीसरे नंबर पे आता है, थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ pollen from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination और pollen tube growth in pistil। इससे क्या होता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से क्या होता है कि पिस्टिल में pollen tube के जर्मिनेशन को ही रोक दिया जा रहा है, ठीक है। pollen tube के जर्मिनेशन को ही रोक दिया जा रहा है। यही लाइन तो यहाँ पे लिखी गई बेटा। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और अदर फ्लावर। Self incompatibility, this is a genetic mechanism and prevents self pollen from the same flower or other flower of the same plant। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। From fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination और pollen tube growth in the pistil। जो pollen tube का growth हो रहा था pistil में, उसको रोका जा रहा है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आएगा फोर्थ। तीन हम लोगों ने देख लिया, अब आएगा आपका फोर्थ। Another device to prevent self pollination is the production of unisexual flower। अब तक हम लोगों ने क्या देखा? इन तीनों में क्या था? बाइसेक्सुअल फ्लावर था। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? एक और तरीका होता है अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनने लगे। इफ बोथ मेल एंड द फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, ठीक है, ये मोनोशेस से होता है। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जिटानोगैमी। ऑटोगैमी तो हम रोक लेंगे बट जिटानोगैमी को कैसे रोकेंगे? क्योंकि प्लांट तो एक ही है, जीन्स तो सेम ही होंगे, एक ही प्लांट है, भले ही फ्लावर अलग अलग हैं, ठीक है। ऑटोगैमी रुक गई बट जिटानोगैमी तो तब भी हो रही है। इसलिए क्या कहते हैं? इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंटेड ऑन द डिफरेंट प्लांट। तो इसमें क्या होगा? आप ऑटोगैमी को भी प्रिवेंट कर दिए, जिटानोगैमी को भी प्रिवेंट कर दिए। तो टोटल हम लोगों ने चार चीजें देखी हैं। चार चीजें कौन कौन सी? पहला क्या था? सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने की जो सबसे पहली चीज थी वो क्या थी बेटा? वो ये थी कि पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था बताओ? कुछ तो थोड़ा तुम लोग भी बोलो। दूसरा ये था कि दोनों एक पास पास नहीं होने चाहिए, स्टिग्मा और एंथर एक पास पास नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या था? तीसरा जेनेटिक तरीका था कि जो पॉलन ट्यूब था, पॉलन जर्मिनेशन था स्टिग्मा में, हम लोग उसको इनहिबिट करेंगे। चौथा क्या था? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन। इन्होंने दो एग्जाम्पल बोला कि चाहे वो आपका कैस्टर हो, चाहे आपका कैस्टर हो या फिर मेज हो, कैस्टर हो या मेज हो, इन दोनों ही आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं इसमें, ठीक है। जो बाइसेक्सुअल है इसमें हम लोग ऑटोगैमी रोक सकते हैं बट जिटानोगैमी नहीं रोक सकते। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ऑटोगैमी और जिटानोगैमी दोनों ही ना हो तो उसके लिए हमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर चाहिए होगा। देखो जैसे कि पपाया एंड सच एज इन पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट। मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं। याद रखिएगा कि कैस्टर एंड मेज में आपका डायोसियस है, कैस्टर एंड मेज आपका डायोसियस है। नहीं, कैस्टर एंड मेज आपका बाइसेक्सुअल है ना, मोनोइशियस है। पपाया आपका डायोसियस है। पपाया में आपके जो मेल एंड फीमेल होते हैं वो दोनों अलग अलग प्लांट में होंगे। याद रखिएगा, ये याद हो गया। इतना आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टोटल चार तरीका था, मैंने आपको चारों बता दिया। पहला था सिंक्रोनाइज नहीं होना चाहिए, दूसरा था दूर दूर होने चाहिए, तीसरा था जो पॉलन ट्यूब बन रही थी उसको इनहिबिट किया गया, चौथा था यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन। अब आता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है? देखो, pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen, compatible pollen of the same species as the stigma। जो देखो, ये pollination इस बात की गारंटी नहीं होती है कि compatible type का ही pollen स्टिग्मा के पास जा रहा है, करेक्ट। पता कैसे चलता है? पता कैसे चलेगा? फॉर एग्जाम्पल मान लो
मत समझो आप। देखो, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन। पॉलिनेशन इस बात की गारंटी नहीं देता है कि हमारा सेम टाइप का पॉलन ही जा रहा है। इसके बाद ऑफन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम अदर स्पीशीज और फ्रॉम द सेम प्लांट इट इज सेल्फ इनकम्पैटिबल ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। दूसरे प्लांट का या फिर दूसरे स्पीशीज का भी आ सकता है ना पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे, तो ये इनकम्पैटिबल होगा। द पिस्टिल हैज द एबिलिटी, जो पिस्टिल होता है उसके, अब जैसे हम लोग हैं, फॉर एग्जांपल यही था, हम लोग हैं, मान लो मेरी बहन आ रही है, तो हम तो उसको पहचानेंगे ना, कुछ रंग रूप कुछ तो होगा ना, हम लोग पहचान लिए तो हम लोग अपनी बहन को घर में रख लिए। कोई और लेडी आई, वो मेरे को बोली कि हम आपकी बहन है, तो हम लोग देखेंगे ना, नहीं है ये। तो जैसे हम लोग के पास इतनी एबिलिटी होती है, उसी तरीके से स्टिग्मा के पास भी इतनी एबिलिटी होती है कि वो समझ सके कि उसके कंपैटिबल टाइप का पॉलन आ रहा है या कंपैटिबल टाइप का पॉलन नहीं हो रहा है। अब एबिलिटी कौन कौन सी होती है वो हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। देखो, द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज द राइट टाइप, कंपैटिबल टाइप और द रॉन्ग टाइप, इनकम्पैटिबल टाइप। जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल के पास एबिलिटी होती है कि वो समझ पाए कि जो पॉलन आ रहा है वो कंपैटिबल है या कंपैटिबल नहीं है। इफ इट इज ऑफ द राइट टाइप, अगर वो राइट टाइप का है तो पिस्टिल एक्सेप्ट कर लेगा और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट होने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और अगर पॉलन आपके गलत टाइप का है तो पिस्टिल रिजेक्ट कर देगा पॉलन को बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा। अगर पॉलन जो आया वो सही टाइप का है, कंपैटिबल है, तो स्टिग्मा क्या करता है, सॉरी पेस्टिल क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करेगा, जर्मिनेशन कराएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। बट अगर रॉन्ग टाइप का होगा तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, जर्मिनेशन नहीं होने देगा, ठीक है। इसके बाद द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल। जो कुछ चीजें हमारी समझ से बहुत परे हैं, यही बात इन्होंने बोला कि कंटिन्यूअस डायलॉग चलता है पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल के बीच में, जिसकी वजह से पिस्टिल को पता चलता है कि यह कंपैटिबल है या ये कंपैटिबल नहीं है। दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलन इंटरैक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। ये डायलॉग क्या होता है, केमिकल कंपोनेंट से मेडिएट होता है, किसके किसके बीच में, पॉलन और पिस्टिल के बीच में। इट इज ओनली इन द रिसेंट ईयर दैट बॉटनिस्ट हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई। बहुत कुछ ही साल पहले ही बॉटनिस्ट को ये बात पता चल, अब ऐसा नहीं है 2-4 साल पहले, उसके भी पहले की बात की जा रही है। इट इज द ओनली रिसेंट ईयर दैट बॉटनिस्ट हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पॉलन एंड पिस्टिल कंपोनेंट दैट इंटरैक्शन लीडिंग टू द रिकॉग्निशन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। इन्होंने सिंपल सी चीज एक बात बोलो, एक बात समझ जाओ, जो स्टिग्मा होता है ना उसके पास इतना दिमाग होता है कि वो उसके कंपैटिबल टाइप का है, कंपैटिबल टाइप का नहीं है। अब दिमाग होता है, ऐसे बात ऐसा नहीं है कि उसके पास दिमाग होता है, ह्यूमन तो है नहीं वो। तो कंटिन्यूअसली डायलॉग चलता रहता है पॉलन और पिस्टिल के बीच में। वो डायलॉग आया कहां से, डायलॉग आपका केमिकल मेडिएटेड होता है, ठीक है। इसी को पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन बोला जाता है। एज मेंशन्ड अर्लियर, फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस ए पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोल। हाँ, जर्म पोल अगर आपको याद है, मैं आपको बोलूं, जो पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन में 2 लेयर थी। बाहर की तरफ था एक्साइन, अंदर की तरफ था इंटाइन। अगर आपको याद हो तो जमाने पहले नहीं पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में देखा था। तो एक्साइन की कवरिंग कौन बना रहा था, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या था, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल था, जिसे कोई अल्कली, कोई केमिकल डिकम्पोज नहीं कर पा रहा था। और इसी स्पोरोपोलेनिन में एक जगह होती है, जो एक्साइन थी, जो पॉलन ग्रेन की आउटर कवरिंग थी, उसमें एक जगह होती है जर्म पोल। यही वो जगह होती है जहां पे आपका स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, कहाँ गया, The pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube. Pollen tube produce होता है through one of the germ pore. germ pore के through आपका produce होगा। The content of the pollen grain move into the, जो pollen grain का content होता है वो pollen tube में move कर जाता है। pollen tube grow करेगी स्टिग्मा के टिश्यू के अंदर एंड स्टाइल, और धीरे धीरे स्टाइल तक, अरे देखो ना ऐसे है, यहाँ पे शेड हुआ, ठीक है। यहाँ से धीरे धीरे पॉलन ट्यूब बनेगी, धीरे धीरे बनते बनते ये ओवरी में जाकर के ओव्यूल के पास जाकर के फ्यूज हो जाती है, ठीक है। इतना सा समझ जाओ आप फिलहाल के लिए। पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी टिश्यू के अंदर और वहां से धीरे धीरे स्टाइल तक जाएगी, स्टाइल के बाद वो आपको ओवरी तक पहुंच जाती है। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट पॉलन ग्रेन आर शेड। अगर मैंने आपको बताया था कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो 2 शेल्ड कंडीशन थी, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, ठीक है, करेक्ट। ये 60% एंजियोस्पर्म में था, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जनरेटिव सेल शेड होने से पहले ही डिवाइड करके आपके 2 मेल गैमीट, देखो अल्टीमेटली 2 मेल गैमीट बनाना ही बनाना है। 2 कंडीशन आएगी, एक होगा शेड होने से पहले बना ली, एक होगा शेड होने के बाद बनाई,
ठीक है, यही बात इन्होंने आप लिखा है, यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें पॉलन ग्रेन आर शेड एट टू सेल्ड कंडीशन। पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आता है तो टू सेल्ड कंडीशन में होगा, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव सेल। इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड्स and forms the two male gamete during the growth of the pollen tube in the stigma। ऐसे प्लांट जिनमें आपका टू सेल्ड कंडीशन में आपका शेड होगा पॉलन। ठीक है, अगर टू सेड कंडीशन में आपका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरा तो जो मेल गैमेट है वो पॉलन ट्यूब के अंदर बनेगा। ठीक है, इन्होंने यही बोला है, पॉलन ट्यूब कैरी द टू मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग। इन प्लांट विच सेड पॉलन इन द थ्री सेल्ड कंडीशन। आपको अगर समझ में आ रहा हो, थोड़ा भी अगर आपको याद हो, तो इसके पहले जो पॉलन ग्रेन वाला पैराग्राफ है बेटा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्साइनिटाइन के बारे में बात किया गया। उसके बाद ये बोला गया कि पॉलन ग्रेन टू सेल्ड कंडीशन होती है, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव सेल। ठीक है, जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब में जाने के बाद पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमेट बनाती है, बट 40% एंजियोस्पर्म्स ऐसे भी थे जिनमें शेड होने के पहले ही जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमेट बना दी। तो अब क्या है, वेजिटेटिव सेल है प्लस दो मेल गैमेट है। अब यहाँ पे आपको जनरेटिव सेल नहीं दिख रही है, तो यही इन्होंने बोला है कि अगर पॉलन ग्रेन शेड हो रहा है आपका टू सेल्ड कंडीशन में, अगर पॉलन ग्रेन आपका टू सेल्ड कंडीशन में शेड हो रहा है तो जो आपके मेल गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे पॉलन ट्यूब में। बट अगर आपका पॉलन है वो थ्री सेल्ड कंडीशन में शेड हो रहा है तो जो पॉलन ट्यूब होगा, पॉलन ट्यूब में ऑलरेडी दो मेल गैमेट्स होंगे स्टार्टिंग से ही, दो मेल गैमेट पहले से ही होंगे। पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जो पॉलन ट्यूब ओवरी तक पहुंचेगा उसके बाद ओव्यूल में इंटर करेगा थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड देन इंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलिफॉर्म apparatus। समझ में आ नहीं रहा होगा, मैं आपको समझा दूं, देखो बहुत ज्यादा डायग्राम पे ध्यान ना दिया जाए कि मैडम डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है। ठीक है, देखो ऐसे होता है ना, यहाँ पे पॉलन शेड होता है, पॉलन शेड होगा, पॉलन ट्यूब के अंदर 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 आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। ठीक है, और याद रखना इसी पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट्स भी हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात तो बताना ही भूल गए, यहाँ पे आपके दो सिनर्जिड हैं और एक सेल है, दो सिनर्जिड हैं और एक एक्सेल है। ठीक है, इधर आपके चलाजल एंड पे तीन एंटीपोडल सेल्स हैं और बीच में आपके दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, और सिनर्जिड पे ही आपके फिलिफॉर्म apparatus होते हैं। फिलिफॉर्म apparatus क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं, सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो जो पॉलन ट्यूब होता है ये इंटर करेगा वन ऑफ द सिनर्जिड में। क्यों, कैसे एंटर कर लिया, जो फिलिफॉर्म apparatus होता है ना वो एंट्री को गाइड करेगा। अब एक बात बताना, ये जो मेल गैमेट आया, सॉरी, ये जो पॉलन ट्यूब आया इसमें दो मेल गैमेट थे, याद रखिएगा, बस इतनी सी बात याद रखिएगा कि जो पॉलन ट्यूब आया है उसमें दो मेल गैमेट थे, और कहां से एंटर किया है, एक सिनर्जिड में। ठीक है, अब चलो पॉलन ट्यूब कैरी द टू मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जब पॉलन ट्यूब आपका ओवरी के पास पहुंचता है, इंटर द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर इंटर करेगा, ओव्यूल के अंदर इंटर कर लिया थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड एंड देन इंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड, एक दो में से एक सिनर्जिड के अंदर इंटर करता है थ्रू द फिलिफॉर्म apparatus, फिलिफॉर्म apparatus के अंदर के थ्रू इंटर किया। मेनी रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट द फिलिफॉर्म apparatus प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर वन ऑफ द सिनर्जिड गाइड्स, क्या करता है फिलिफॉर्म apparatus, पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। ऑल दिस इवेंट फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा until pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। इन सारी चीजों को मिलाकर pollen pistil interaction कहा गया। किसको किसको मिलाकर के, आपका पॉलन का डिपोजिशन हुआ स्टिग्मा पर, वहां से लेकर के जब पॉलन ट्यूब की एंट्री हुई, इन दोनों इवेंट्स के बीच के जितनी भी चीजें चलती हैं उसे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने बोला कि एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen। ये सारी चीज हम लोगों ने देख ली है। The knowledge gained in this area would help to, ये पता नहीं क्या है, सॉरी, मतलब वो अननेसेसरी चीजें लिखी गई हैं कि ब्रीडर टू मैनिपुलेटिंग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसके बाद आता है जो आपके काम की बातें हैं वो यहाँ पे है। अभी उसके बाद इन्होंने ये बोला कि पॉलन लेकर उसको स्लाइड में देखो, तो क्या करोगे, अभी देख सकते नहीं हो। ए ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज एंड ऑफन जनरा टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर। कोई भी ब्रीडर होता है ना वो हमेशा एक्साइटेड होता है कि अलग अलग टाइप के वेराइटीज को क्रॉस करा करके जो उसको चाहिए वो उसका प्रोडक्शन करा सके, टू प्रोड्यूस कॉमर्शियली सुपीरियर वेराइटी आ सके। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। इसके लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन सबसे बेस्ट तरीका था जिससे कि क्रॉप की इंप्रूवमेंट को
बढ़ाया जा सके। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास जो पॉलन ग्रेन्स हो वो डिजायर्ड टाइप का हो, जो पॉलन हमें चाहिए उसी टाइप का पॉलन हमारे पास हो। एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटेमिनेशन, और जो स्टिग्मा हो वो प्रोटेक्टेड हो कंटेमिनेशन से, मतलब कोई भी और तरीके का पॉलन आकर के पॉलिनेशन ना कर सके। दिस इज अचीव्ड बाय इमस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। सिंपल सी चीज है, देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी ब्रीडर था उसका हमेशा से क्या चाहत थी, वो डिजायर्ड तरीके से जो भी उसे चाहिए वो अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज का क्रॉसिंग करा करके जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट हो उसको बना सके। तो सबसे अच्छा तरीका क्या था, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिससे कि क्रॉप की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पॉलन हो वो भी हमारी मनपसंद का हो, और जो स्टिग्मा हो वो किसी और से कंटेमिनेटेड ना हो। इसके लिए क्या किया गया, इमस्कुलेशन, बैगिंग एंड रीबैगिंग, सेम स्टेप, इमस्कुलेशन, बैगिंग एंड रीबैगिंग। इमस्कुलेशन, बैगिंग एंड रीबैगिंग यहाँ पे नहीं लिखा गया बट वो भी कराया गया जाता है। देखो, इफ द फीमेल पैरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर फीमेल पैरेंट बाइसेक्सुअल फ्लावर रखता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डिहाइसेंस यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस मतलब कैची जैसा कुछ तो होता है, इज नेसेसरी। जो अगर मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, डिहाइसेंस के पहले, पॉलन रिलीज हो ना उसके पहले ही, एंथर आपका मैच्योर नहीं हुआ उसके पहले क्या करते हैं, एंथर को काट दिया जाता है, और इसको क्या, इस स्टेप को बोलते हैं इमस्कुलेशन। ठीक है, इमस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड। अब उसको जो इमस्कुलेटेड फ्लावर था, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात की जा रही है बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें आपका स्टामेन भी प्रेजेंट है, आपका पिस्टिल भी प्रेजेंट है। जो इमस्कुलेटेड फ्लावर है अब उसको कवर्ड कर दिया जाएगा सुटेबल साइज के, जनरली जो कि बटर पेपर से बने हुए होंगे, जिससे कि कंटेमिनेशन को रोका जा सके ऑफ इट्स स्टिग्मा एंड अनवांटेड पॉलन। अब उसको कवर कर दिया जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। अब व्हेन द स्टिग्मा इज बैग्ड फ्लावर, व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, जब आपको स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा मतलब मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योर पॉलन ग्रेन कलेक्ट किया जाएगा एंथर से, मेल पेरेंट के एंथर से, और उसको स्टिग्मा पे शेड किया जाएगा और फ्लावर को वापस से रीबैक कर दिया जाएगा और फ्रूट्स आ जाएंगे। सिंपल सी बात समझे, सबसे पहले इमस्कुलेशन किया गया। कोई भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, चांसेस होगा उस पर क्रॉस पॉलिनेशन कराने का या फिर कुछ भी कराने का, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें से सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एंथर को कट किया, उसके बाद क्या किया, जो स्टिग्मा था उसको बैगिंग कर दिया, उसके बाद क्या किया, उसकी रीबैगिंग किया है। बैगिंग किया, जब आपका स्टिग्मा मैच्योर हो गया तो वापस से पॉलन ला करके, जो भी डिजायर्ड पॉलन था उसको ला करके वापस से बैगिंग किया गया, तब तक किया गया जब तक डिजायर्ड फ्रूट नहीं आ गया। इसके बाद ये बोला गया कि अगर फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है तो अब जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है मतलब सिंगल ही फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, या तो स्टिग्मा होगा या तो एंथर होगा, तो इमस्कुलेशन करने की जरूरत ही खत्म हो गई, तो अब सिर्फ बैगिंग और रीबैगिंग की जाएगी। There is no need for emasculation. The female flower buds are bagged before the flower open. Flower open होने से पहले ही फीमेल फ्लावर को बैग कर दिया जाता है। When the stigma become receptive, जब आपका स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा तो पॉलिनेशन कराया जाता है डिजायर्ड पॉलन की हेल्प से, और फ्लावर को वापस से रीबैक कर दिया जाता है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो 3 स्टेप होगा, इमस्कुलेशन, बैगिंग, रीबैगिंग। और अगर आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो 2 स्टेप होगा, कौन कौन सा, एक होगा बैगिंग और एक होगा रीबैगिंग, क्योंकि अब इमस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी ना बेटा। अब इसके बाद आता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ज्यादा आसान है, क्यों आपको नहीं समझ में आता, मुझे ये नहीं समझ आता। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, ओव्यूल है, 2 सिनर्जिड 1 एक्स है, ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई 3 एंटीपोडल्स है। मैं आपको भी बता देती हूँ, तो जब आपको पॉलन ट्यूब के थ्रू आपके 2 मेल गैमेट आते हैं तो एक यूज करेगा सिनर्जिड के थ्रू, होता होता एग सेल के पास जाएगा। देखो आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड द पॉलन ट्यूब रिलीजेस द 2, देखो पॉलन ट्यूब जो था उसमें 2 मेल गैमेट आए, करेक्ट, 2 मेल गैमेट आए, करेक्ट, 2 मेल गैमेट है। अब क्या होता है, जब पॉलन ट्यूब रिलीजेस द 2 मेल गैमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड, वो उसके गैमेट को सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया। एक मेल गैमेट मूव करता है एग सेल के पास और फ्यूज कर जाएगा उसके न्यूक्लियस के साथ और बना देता है जाइगोट, और प्रोसेस कहलाएगा सिनगैमी। देखो जो एक मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट क्या करता है, एक मेल गैमेट एग सेल के पास जाता है और एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके बना देता है जाइगोट, ठीक है, और प्रोसेस कहलाई सिनगैमी। प्रोसेस क्या कहलाई, सिनगैमी, ठीक है। एन ये भी था, एन ये भी है, जाइगोट बन गया 2n, और यही जाइगोट आगे चल करके बनाएगा एम्ब्रियो, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या हुआ, देखो दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल द जाइगोट। अब इसके बाद आया जो द अदर मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द 2 पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल।
दो पोलर न्यूक्लियाई आपके यहाँ पर भी तो बैठे हुए हैं ना, तो जो दूसरा मेल गैमीट है वो आएगा, वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा। सेंट्रल सेल कितनी है, उसमें 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी हैं, तो जो सेकंड मेल गैमीट है, सेकंड जो मेल गैमीट है वो करता है किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी ऑलरेडी n+n थी 2n, तो अब जो बन के आएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसकी प्लॉइडी हो जाती है ट्रिपल n। ठीक है, देखो कहाँ गया, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल हो गया। अब यहाँ पे ये लिखा गया है जो दूसरा मेल गैमेट था वो पोलर न्यूक्लियाई की तरफ मूव करेगा और सेंट्रल सेल की तरफ जाता है और उसके साथ फ्यूज करके बना देता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें 3 टाइप के न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। सिनगैमी क्या थी बेटा, सिनगैमी तब थी जब मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज किया, ये इसे कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस इन्वॉल्व है इसमें। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक, इसलिए फिनोमेना को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। सिंपल सी बात, एक बात मेरी समझ लो कि हम लोगों ने क्या देखा था, इस तरीके का आपको व्यूल था, ठीक है। 3 एंटीपोडल सेल्स थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में थे, फिर 2 सिनर्जिड थे, 1 एक्सेल था। जब आपका मेल गैमीट आता है पॉलन ट्यूब के थ्रू सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में उसे छोड़ दिया जाता है, तो एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, बना देगा जाइगोट, प्रोसेस सिनगैमी। जो दूसरा मेल गैमीट था वो फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो कि सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है। पोलर न्यूक्लियाई कितने थे बेटा, 2 थे n+n, ठीक है। तो जो दूसरा मेल गैमीट है वो इसके साथ फ्यूज करके बना देता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसकी प्लॉइडी होगी ट्रिपल n और इसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन एक ही एम्ब्रियो सैक में हो रहा है, इसलिए दोनों को मिलाकर के बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एंड इवेंट यूनिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और ये फ्लावरिंग प्लांट का यूनिक कैरेक्टर होता है। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो सेंट्रल सेल थी वो अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गई और डेवलप हो जाता है किसमें, एंडोस्पर्म में। और ये एंडोस्पर्म क्या करता है, जाइगोट डेवलप कर जाएगा एम्ब्रियो में, और यही एंडोस्पर्म इसी जाइगोट को, इसी एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहता है। समझ आ गया होगा। अब देखो इसके बाद ये देखो जाइगोट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जाइगोट डेवलप हुआ ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में, ठीक है, फिर जाकर के आपका मैच्योर हो जाता है। देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, अब ये देख लो। इसके बाद बोला गया है फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट और इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म से देख लो, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियोनिक endosperm development precedes embryo development. Why? The primary endosperm cells divide rapidly and forms a triploid एंडोस्पर्म टिश्यू। इन्होंने ये बोला है कि कंटिन्यूअसली डिवीजन होता है जिसकी वजह से ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल, जो इसकी टिश्यूज होती हैं वो रिजर्व फूड मटेरियल से फिल्ड होती हैं, एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड यही एंडोस्पर्म करता है। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज द प्री न्यूक्लियाई। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कई सारे डिवीजन होते हैं जिसकी वजह से प्री न्यूक्लियाई बनेंगे। दिस स्टेज ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। पहले तो कई सारे न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं और उसके बाद जाकर के आपका सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। द नंबर ऑफ प्री न्यूक्लियाई formed before cellularization varies greatly. सेल वॉल बनने से पहले ही कई सारे न्यूक्लियस बन चुके होते हैं। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फैमिलियर विद इज नथिंग बट प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो हम लोग कोकोनट वाटर देखते हैं वो आपका प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है, और जो व्हाइट कार्नल होता है वो उसका सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि जो व्हाइट कार्नल है वो क्या है, वो आपका सेलुलर एंडोस्पर्म है, और जो आपका कोकोनट वाटर होता है वो आपका प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म में आइदर भी कंप्लीटली कंज्यूम्ड, एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड भी हो सकते हैं बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो लाइक पी ग्राउंडनट एंड बीन्स। पी ग्राउंडनट एंड बीन्स में क्या होता है, एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर दिए जाते हैं बिफोर सीड मैच्योरेशन, और इट में परसिस्ट इन मैच्योर सीड। ये एल्ब्यूमिनस सीड, ये सारी चीजें क्या हम लोग अभी आगे देखेंगे, बट यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो कि जो पी ग्राउंडनट एंड बीन्स है, जो पी ग्राउंडनट एंड बीन्स है, इसमें क्या होता है, जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड कर लिए जाते हैं बिफोर सीड मैच्योरेशन, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें परसिस्ट कर लेंगे मैच्योर सीड में, लाइक कैस्टर एंड कोकोनट, ये भी बात है। अब इसके बाद आता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो कहां पे डेवलप होता है, माइक्रोपाइलर एंड के एम्ब्रियो सैक पे डेवलप होता है। वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, जहां पे आपका जाइगोट प्रेजेंट है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म। जब आपका एंडोस्पर्म बन जाता है उसके बाद आपका जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट करता है। दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एस्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिससे कि जो डेवलप कर एम्ब्रियो उसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन
मिल सके। दो द शीट्स डिफर ग्रेटली, द इजिली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉटिलिडनस एंड डाइकोटिलिडनस, दोनों में सेम होगा। इसका नहीं बोला जब जो जाइगोट होता है, जाइगोट गिव राइज टू द प्रोएम्ब्रियो, जाइगोट में जब डिवीजन होगा प्रोएम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनेगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा एंड फाइनली आपका मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। ए टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन, जो देखो एक सिंपल सी चीज देखो, ये आपका मान लो डाइकोटिलिडनस है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है, यही इन्होंने बोला। इसमें दो कॉटिलिडनस होंगे। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडनस, ये होता है आपका एपिकोटाइल, ये होता है आपका हाइपोकोटाइल, ठीक है। इसके बाद बोला द विच टर्मिनेट, जो एपिकोटाइल है वो टर्मिनेट करता है प्लूम्यूल में, ठीक है, इसी से आपको शूट अपेक्स निकलेंगे। इसके बाद बोला गया जो आपका बिलो है, सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडनस, नीचे का पोर्शन होता है हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल टर्मिनेट करता है रेडिकल या रूट कैप में, रेडिकल या रूट कैप में। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। देखो एक कॉटिलिडनस है, उसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो ऊपर वाला पार्ट होता है वहां पे होगा एपिकोटाइल और टर्मिनेट करेगा प्लूम्यूल में, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो होता है हाइपोकोटाइल और टर्मिनेट करेगा रेडिकल या रूट कैप में। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉटिलिडनस पॉसेसेस ओनली वन कॉटिलिडन, जो मोनोकॉटिलिडन होते हैं उसमें आपका सिंगल कॉटिलिडन देखने को मिलेगा, जैसे कि ग्रास फैमिली, उसमें जो कॉटिलिडन होता है उसको स्कुटेलम बोला जाता है। ये देखो ये कॉटिलिडन है, ये स्कुटुलम होता है, ठीक है। अब आप देखो ये नीचे रेडिकल है, रूट कैप है, और नीचे का पोर्शन कोलियोराइजा, ऊपर कोलियोप्टाइल। फिर बोला गया एक जो सिंगल कॉटिलिडन होता है उसको स्कुटेलम बोला गया, दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड द वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में आपका प्रेजेंट होता है। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द radical and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called coleorhiza, जो आपका रेडिकल और रूट कैप है वो कवर्ड होता है किससे, अनडिफरेंशिएटेड शीट से, जिसको कोलियोराइजा बोला जाता है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कुटेलम इज द एपिकोटाइल, एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो ऊपर का पोर्शन होता है, ठीक है, स्कुटेलम के, उसको एपिकोटाइल बोला जाता है। एपिकोटाइल हैज अ शूट एपिक्स एंड ए लीफ प्रिमोडियम इनक्लोज इन होलो फॉलियल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। आप देख लो ऊपर कोलियोप्टाइल होता था ना, ऊपर कोलियोप्टाइल है, ठीक है, कोलियोप्टाइल है स्कुटेलम के पास में। फिर बोला गया अब इसके बाद आ जाएगा आपका सीड। सीड क्या है अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ना। अब जो टॉपिक आता है वो है आपका सीड। इन एंजियोस्पर्म द सीड इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, इसे ही फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को बोला जाता है। शीट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट, शीट्स आपके फ्रूट के अंदर आपका बनता है। ओवरी, ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल है, ओवरी से हमेशा बनेगा फ्रूट, ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनेगा, ठीक है। इट सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ शीड कोट, जो शीड होता है उसमें आपका शीड कोट होता है, कॉटिलिडन होगा और एक एम्ब्रियो एक्सिस होगा। जो कॉटिलिडन्स होते हैं ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, जनरली थिक होगा, सॉलिन होगा, ड्यूटी, क्योंकि उसमें स्टोरेज, फूड का स्टोरेज होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो कॉटिलिडन्स होते हैं वहां पे आपका फूड का स्टोरेज होता है, रिजर्व फूड होता है वहां पे। मैच्योर शीट्स में बी नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस, जो आपके मैच्योर शीट्स होंगे या तो वो नॉन एल्बुमिनस होंगे या एक्स एल्बुमिनस। क्या मतलब है नॉन एल्बुमिनस सीड्स का, मतलब ये होता है कि कोई भी इंडोस्पर्म नहीं बचा होगा उनमें, कोई भी मैच्योर शीट, अगर शीट मैच्योर हो चुका है तो अब उसमें कुछ भी नहीं बचा होगा, अब उसमें इंडोस्पर्म नहीं बचा होगा, एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा था तो इंडोस्पर्म का कंप्लीटली यूज कर लिया गया है। एग्जाम्पल देखोगे तो पीएन ग्राउंडनट। लेकिन एल्बुमिनस शीट्स जो होते हैं उनमें इंडोस्पर्म का कुछ पार्ट रह जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। लाइक एग्जांपल है व्हीट, मेज, बार्ले एंड कैस्टर। देखो कुछ इस तरीके के सीड्स होते हैं, कुछ नॉन एल्बुमिनस सीड होते हैं, कुछ एल्बुमिनस सीड्स होते हैं, ठीक है। जो नॉन एल्बुमिनस सीड्स होते हैं उनमें रेजिडुअल इंडोस्पर्म नहीं होता, कोई रेजिडुअल इंडोस्पर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल है पीएन ग्राउंडनट। जो एल्बुमिनस सीड्स होते हैं उसमें इंडोस्पर्म का कुछ पार्ट बच जाता है। एग्जाम्पल दिया गया है व्हीट, मेज, बार्ले एंड कैस्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा बेटा कि एल्बुमिनस शीट्स का एग्जांपल क्या है, ऑप्शन में दे देगा, पेयर बना करके आपको सिलेक्ट करना होगा एंड सेम आपको नॉन एल्बुमिनस के साथ करेगा, इसलिए ये चीज आप याद रखिएगा। इसके बाद आता है कि कुछ ऐसे भी होते हैं ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट रिमेनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस आर आल्सो परसिस्टेंट। न्यूक्लियस अगर आपको याद हो ओव्यूल के किनारे किनारे था, तो कुछ ऐसे भी शीट्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस परसिस्टेंट कर जाता है, लाइक आपका ब्लैक पेपर और बीट,
क्या क्या एग्जाम्पल दिया गया है, ब्लैक पेपर एंड बीट, ब्लैक पेपर एंड बीट। तो एग्जाम्पल नॉन एल्ब्यूमिनस का था पी एंड ग्राउंडनट, एल्ब्यूमिनस का था व्हीट, मेज, बार्ले एंड कैस्टर। बट कुछ ऐसे भी शीट्स होते हैं जिसमें न्यूसिलस परसिस्टेंट का जाता है, एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर एंड बीट, डी बी से दोनों है, याद रखिएगा। इसके बाद बोला जा रहा है कि जो इंटेग्यूमेंट था, इंटेग्यूमेंट ऑफ द ओव्यूल हार्डन, जो इंटेग्यूमेंट था ओव्यूल का वो हार्डन था, टफ प्रोटेक्टिव था शीट कोट का। द माइक्रोपाइल रिमेन एज ए स्मॉल पोर, माइक्रोपाइल आपका एज इट इज रहेगा सीड कोट में। और क्यों रहेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन की एंट्री को फैसिलिटेट करता है, ऑक्सीजन एंड वाटर की एंट्री को, ठीक है। जब आपका सीड जर्मिनेट करता है, जब आपका सीड मैच्योर करेगा, इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस, जैसे जैसे आपका सीड मैच्योर करता है ना, इसका जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाता है और रिलेटिवली ड्राई हो जाता है। 10 to 15% मॉइस्चर बाई मास ही इसमें वाटर बचा रहता है। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन, जो जनरल एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है। द एम्ब्रियो में इंटर इन स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोर्मेंसी, डोर्मेंसी के स्टेट में पहुंच जाता है। और इफ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल दे जर्मिनेट, सिंपल सी चीज है। सीड्स ऐसा नहीं है कि हमेशा जर्मिनेट करेगी, जब आप उसमें प्रॉपर तरीके से पानी डालोगे, सारी चीजें करोगे, तब वो जर्मिनेट करेगी, तब तक वो आपके इनएक्टिव डोर्मेंसी के स्टेट में पड़ी रहती है। एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड, जो ओव्यूल है वो सीड में मैच्योर करेगा, ओवरी फ्रूट में आपका कन्वर्ट होती है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली, ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प, जो ओवरी का जो वॉल था वो डेवलप कर जाता है पेरिकार्प में। द फ्रूट में भी फ्लैसी, जो फ्रूट है वो आपका फ्लैसी हो सकता है, लाइक गुआवा, ऑरेंज एंड मैंगो में, या फिर ड्राई हो सकता है, एग्जांपल दिया है ग्राउंडनट और मस्टर्ड। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि इवॉल्व होने मैकेनिज्म में फ्रॉम डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, अब इसके बाद अलग ही बता दिया। फिर इन्होंने ये बोला बेटा कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि थैलमस से आते हैं, थैलमस से। इन्होंने यहाँ पे देखो कि क्या लिखा गया है कि इन ए फ्यू स्पीशीज, देखो इन मोस्ट ऑफ द प्लांट बाय द टाइम ऑफ द फ्रूट डेवलप, फ्रूट जनरली डेवलप होता है ओवरी से, ठीक है, ओवरी से अदर फ्लोरल पार्ट डीजनरेट हो जाएंगे और गिर जाएंगे। लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी है जैसे कि एप्पल की स्पीशीज हो गई, स्ट्रॉबेरी की हो गई, कैश्यू की हो गई, यहाँ पे फ्रूट थैलमस से आएगा। थैलमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द फूड फॉर्मेशन, इसको फॉल्स फ्रूट बोला जाएगा। जब थैलमस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो ऐसे फ्रूट्स को फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। एग्जांपल है 3 एप्पल, कैश्यू एंड स्ट्रॉबेरी। और जो ट्रू फ्रूट्स बनेगा, ट्रू फ्रूट्स आपका डायरेक्टली ओवरी से डेवलप होगा। मोस्ट फ्रूट्स इन हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी, अगर ओवरी से फ्रूट डेवलप हो रहा है तो ट्रू फ्रूट है, और अगर थैलमस से डेवलप हो रहा है तो फॉल्स फ्रूट होगा। एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ज्यादातर स्पीशीज में क्या होता है, फ्रूट आपके फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है। लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं बेटा जिसमें फ्रूट आ जाता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग्जाम्पल है बनाना, और नाम है ऐसे फ्रूट को बोला जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। 3 टर्म पढ़ेंगे, पार्थिनोकार्पिक, पॉलीम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस। याद रखिएगा पार्थिनोकार्पिक क्या है, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस में होगा शीड, शीड का फॉर्मेशन दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि फ्रूट बन जा रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, सच फ्रूट आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बनाना एग्जाम्पल है, इज वन ऑफ सच एग्जाम्पल। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट आर सीडलेस। कैसे होंगे, सीडलेस फ्रूट होंगे। भाई फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं ना, सीड कहां से बनेगा, फर्टिलाइजेशन जब हुआ ही नहीं तो सीड कहां से बनेगा। तो जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं उनको हार्मोनल तरीके से भी कराया जा सकता है। एग्जाम्पल है बनाना, और ऐसे फ्रूट्स में सीड्स नहीं होते हैं। अगर आपने देखा हो तो बनाना का प्लांट लगाया जाता है, सीड नहीं लगाई जाती है। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म, सीड्स के कई सारे फायदे होते हैं एंजियोस्पर्म। फर्स्टली दिस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। जो पॉलिनेशन था, ठीक है, पॉलिनेशन हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, जो पॉलिनेशन था वो ज्यादातर एनिमल्स के थ्रू हो रहा था, ठीक है। वाटर से तो बहुत ही कम पॉलिनेशन हो रहा है, तो वाटर से तो पॉलिनेशन इंडिपेंडेंट है ही। फर्टिलाइजेशन में भी वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं ही है, बट जो सीड फॉर्मेशन होता है उसमें वाटर की जरूरत पड़ेगी, वाटर होगा तभी आपका सीड जर्मिनेट करेगा। ऑल्सो सीड्स हैव बेटर एडॉप्टिक स्ट्रेटजीज फॉर द डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट एंड हेल्प द स्पीशीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरिया। सीड्स आपकी इजीली कहीं पे भी ग्रो कर सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से पानी दे रहे हो। As they have sufficient food reserve
उनके पास सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है, इसलिए जब तक कि आपका यंग सीडलिंग आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल टू फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन, जब तक कि वो सीड इतना बड़ा ना हो जाए, उसमें लीव्स ना आ जाए, छोटे से ही ना हो जाए, जब तक कि उसमें लीव्स ना आ जाए, प्रॉपर तरीके से फोटोसिंथेसिस ना करने लगे, तब तक वो सीड ही नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड, जो हार्ड सीड कोट होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है यंग एम्ब्रियो को। ड्रीम प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी वजह से नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस भी आते हैं जो कि वेरिएशन लाते हैं। तो सीड्स होने के बहुत ज्यादा फायदे हैं, ठीक है। सीड्स इज द बेसिक ऑफ आवर एग्रीकल्चर, सीड्स हमारी एग्रीकल्चर का बेसिक होते हैं। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मेच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर फूड थ्रू आउट द ईयर। हमें डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी के लिए मेच्योर जो सीड्स हैं उनको स्टोरेज के लिए रखा जाता है। एंड ऑल्सो टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। कैन यू, फिर उसका क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ लॉन्ग, इसका ये कह रहे हैं कि हम लोग सीड को कितने टाइम तक जिंदा रख सकते हैं, ठीक है। सीड मिल गया हमें, उसे कितने टाइम तक जिंदा रखा जा सकता है। दिस पीरियड अगेन वेरीज, जैसे हम लोगों ने पॉलन ग्रेन का देखा था कि पॉलन ग्रेन को कितने टाइम तक रखा जा सकता है, पॉलन ग्रेन कितने टाइम तक वायबल रहते हैं, तो जैसे उनका टाइम वैरी कर रहा था उसी तरीके से सीड्स का भी वैरी करता है। इन फ्यू स्पीशीज द सीड्स लूज वायबिलिटी विद इन फ्यू मंथ्स, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो अपनी वायबिलिटी लूज कर देंगे कुछ ही मंथ्स में। एक लार्ज नंबर में सीड्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा सालों तक रहते हैं। अगर बात की जाए तो देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड वायबल सीड्स, जो कि बहुत पुराने हैं लेकिन हैं। द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ द ल्यूपिन, एग्जांपल याद रखिएगा बेटा, ल्यूपिन ल्यूपिनस आर्कटिक एग्जीक्यूटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा से मिला था। वो कितने साल के बाद सीड जर्मिनेट किया था, अराउंड 10,000 ईयर, ठीक है। डॉर्मेंसी के 10,000 साल के बाद वो जर्मिनेट किया था, उसमें फ्लावरिंग हुई थी। और एक और था फिनिक्स डिक्टाइलीफेरा डेट पाम, इसमें 2000 साल के बाद जो है इसमें सीड्स आए थे, फ्लावर्स आए थे। ये दोनों ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, ल्यूपिनस आर्कटिक्स और एक है डेट पाम फिनिक्स डिक्टाइलीफेरा, ठीक है। ये दोनों ही याद रखिएगा। इसके बाद डेड सी के पास में मिले थे। इसके बाद आता है कि यहाँ पे भी इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन किया है, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं सवाल आएगा। अब आता है आपका एपोमैक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमैक्सिस क्या है और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है। एपोमैक्सिस देखो मैंने क्या बोला था, जब सीड बनने लगे बिना फर्टिलाइजेशन के, वो होता है आपको एपोमैक्सिस। पार्थिनोकार्पिक क्या था, पार्थिनोजेनेसिस था, फ्रूट बने बिना फर्टिलाइजेशन के। अब सीड बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो एग्जांपल है, तो ऐसे को बोला जाता है एपोमैक्सिस। ऑल्सो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, सीड्स आपके फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होते हैं। ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स such as some species of Asteraceae and grasses, Asteraceae and grasses इन्होंने नाम भी बता दिया है। Asteraceae and grasses, इनमें क्या होता है, इनमें एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से सीड बनने लगता है बिना फर्टिलाइजेशन के, टर्म दिया जाता है एपोमैक्सिस। फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, एपोमैक्सिस। अब जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रही है बेटा, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बन जाएगा, सॉरी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट सीड बन रहा है तो मिमिक करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सीड देखो फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा है, डेफिनेटली क्या हो रहा है, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट सीड तो बन रहा है। तो अगर सीड बन रहा है तो मतलब कुछ तो इसमें है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा, तो होता आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमैक्टिक सीड, बहुत सारे तरीके हैं एपोमैक्टिक सीड बनाने के। इन सम स्पीशीज दैट डिप्लॉयड एक्सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। इन्होंने ये बोला जो डिप्लॉयड एग है वो बिना ही रिडक्शन डिवीजन के बन जाता है और डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में बिना फर्टिलाइजेशन के। मोर ऑफन एज मेनी सिट्रस एंड मैंगो, आप सिट्रस एंड मैंगो में पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन ये बताएंगे, इन नहीं उसमें नहीं बताएंगे। इन सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज सम ऑफ द न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूसिलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक। जो न्यूसिलर सेल्स थी ना, ये न्यूसिलर था, अगर आपको याद हो ये ओव्यूल था, ओव्यूल में यहाँ पे मान लो इंटेग्यूमेंट था, अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ओव्यूल देखा था, ठीक है ना। यहाँ पे न्यूसिलर की सेल्स थी, यहाँ पे ओव्यूल था। कई बार क्या होता है सिट्रस एंड मैंगो में, न्यूसिलर की जो एक सेल डेवलप की करके आपका ओव्यूल बनाई थी, तो जो आसपास की सेल्स थी वो कहती हैं मुझ में क्या कमी है, चलो हम भी ओव्यूल बनवा देते हैं, सिंपल सी चीज है। तो इन्होंने यही बोला कि जो न्यूसिलर की सेल्स थी सराउंडिंग, जो एम्ब्रियो सैक के किनारे किनारे, वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देती हैं और एम्ब्रियो सैक को धीरे धीरे बड़ा करने लगती हैं और एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लगती हैं। तो इन सच स्पीशीज ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियो, इसकी वजह से क्या होता है, कई सारे एम्ब्रियोज बन जाते हैं। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड्स, इसी को पॉलीएम्ब्रियोनी बोला जाता है। जब एक से ज्यादा आपके एम्ब्रियो आ जाए इसको पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन कहने लगते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी कैसे बना, जो आपका एम्ब्रियो सैक के किनारे किनारे न्यूसिलर की सेल्स थी वो डिवीजन करना स्टार्ट करके एम्ब्रियो बनाना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। इस तरीके से पॉलीएम्ब्रियोनी बन गया। इसके बाद इन्होंने ये बोला
कि हाइब्रिड वेराइटीज हम लोग जानते हैं ना, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड। जो हाइब्रिड वेराइटीज हैं उनको कल्टीवेट किया जाता है। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली जो हाइब्रिड वेराइटी होती है ना, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड, लेकिन एक प्रॉब्लम है हाइब्रिड्स के साथ में कि जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं इन्हें हर साल नया बनाने की जरूरत है। हर साल हमें नया बनाना पड़ता है। इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर शॉन, अगर जो हाइब्रिड है उनके जो सीड्स हैं उनको बोया जाएगा इन प्लांट इन द प्रोजेनी will segregate and do not maintain hybrid characters। अगर बार बार अगर हम लोग हाइब्रिड को ही बोते रहेंगे ना, तो वो कोई भी वेरिएशन नहीं आ पाएगा। ठीक है, वो हाइब्रिड को सॉरी उस कैरेक्टर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली। जो हाइब्रिड सीड्स का प्रोडक्शन होता है वो कॉस्टली बताया जाता है। कॉस्टली है जिसकी वजह से ऑब्वियस अगर महंगा होगा तो फार्मर जो कि खेती करते हैं वो उसे नहीं खरीद पाएंगे। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ द हाइब्रिड सीड्स बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। जिसके लिए क्या कहा जाता है कि एपोमिक्सिस कराना चाहिए। एपोमिक्सिस मतलब फर्टिलाइजेशन की जरूरत करनी नहीं पड़ेगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेम चीजें बार बार आती रहेंगी। फिर क्या बोला गया, इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्स, अगर इन हाइब्रिड को एपोमिक्स बना दिया गया तो सेग्रीगेशन होगा नहीं कैरेक्टर्स का हाइब्रिड में। ठीक है, इसलिए देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स। इससे क्या होगा कि जो फार्मर्स हैं वो कंटिन्यूअसली हाइब्रिड सीड्स का यूज कर सकेंगे। हाइब्रिड सीड्स का यूज एवरी ईयर कर सकेंगे। बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड्स इंडस्ट्री, एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन। क्योंकि जो एपोमैक्सिस है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है हाइब्रिड सीड्स की इंडस्ट्री में, इसलिए कंटिन्यूअसली रिसर्च उस पर चल रही है। और फिर इन्होंने ये बोला कि जो लेबोरेटरीज हैं अभी भी इस चीज पे काम कर रही है कि एपोमैक्टिक सीड्स जो हैं वो किस तरीके से फार्मर्स के लिए हेल्पफुल है और किस तरीके से उसके यूज से हाइब्रिड सीड्स बनाया जा सकता है। क्योंकि जो आपके एपोमैक्सिस था ना, एपोमैक्सिस क्या था, सीड बन रहा है, फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा है, एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक टाइप का, जो हमारे काम की चीज है वो बना दे रहा है वो, ठीक है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, वेरिएशन नहीं ला रहा है। तो इतनी सी चीज थी। चैप्टर बहुत ज्यादा इजी था। चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। चैप्टर बहुत ज्यादा इजी था। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जो कि रह गया, आपको नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ ये टॉपिक था, आपको नहीं समझ में आया है। बाकी जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो होगा आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वो होगा आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप बता सकते हो। बाकी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। और एक और दो ही चीज होनी चाहिए आपके लाइफ में, एक होगा पढ़ना और दूसरा होगा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने मेंटल स्टेट का ध्यान रखना। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बता दीजिए। अच्छे रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।